तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एंटोनियो ग्राम्शी के बारे में पढ़ेंगे। इनका टाइम पीरियड 1891 से 1937 के बीच में रहा। टाइम पीरियड इनका बहुत कम था, हालाँकि मार्क्स के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण मार्क्सियन थिंकर रहे हैं। ग्राम्शी के जो पिता थे, ये सरकारी नौकरी में थे और ग्राम्शी पर उनके भाई का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा है। फिर जो ग्राम्शी है, ये कोमिंटांग से जुड़ा हुआ था। पिछले हम लोगों ने मार्क्स को पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कोमिंटांग क्या था। तो कोमिंटांग का ये ग्राम्शी हिस्सा था, जिसे बेसिकली इसे कोमिंटांग इसे लेनिन ने बनाया था और इसमें जो संसार के सभी साम्यवादी साम्यवादी हुआ करते थे, वो जाके मीटिंग वगैरह किया करते थे और आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मार्क्सवाद को कैसे पूरे विश्व में फैलाया जाए, इसके लिए विचार मंथन किया करते थे। तो चलिए हम लोग ग्राम्शी के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्राम्शी बेसिकली एक पेरिस मार्च हुआ था। किसने किया था ये पेरिस मार्च? मुसोलिनी ने सब जो सत्ता है उस पर कब्जा करने के लिए पेरिस मार्च किया था और उसके माध्यम से मुसोलिनी ने सत्ता पर कब्जा किया। तो जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, उसमें अंतिम में इटली ने पाला बदल लिया था। लेकिन पाला बदला और जब जीत हुई वर्ल्ड वार फर्स्ट में जब जीत हुई एलाइड पावर की, तो जब बंदरबाट शुरू हुई, बंदरबाट इन द सेंस कि जो क्षेत्र जीते गए, उसमें इटली ने भी अपना हिस्सा मांगा। लेकिन चूंकि इटली ने गुप्त समझौता किया था ब्रिटेन फ्रांस के साथ, तो ये जो समझौता है इसकी जानकारी सभी को नहीं थी जो एलाइड पावर थी। तो इटली को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं मिला, या यूँ कहें कि इटली को कोई शेयर ही नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब इटली की जनता नाराज़ हुई, तो यहीं से अब जो पहले सीक्रेट डिप्लोमेसी चला करती थी कि 2 देश आपस में सीक्रेटली समझौता करते थे, लेकिन अब यहाँ से ओपन डिप्लोमेसी की बात होती है। तो अगर भारत और अमेरिका कोई संधि करते हैं या कोई समझौता करते हैं, तो उसे पब्लिक डोमेन पे रखा जाता है। तो ये है ओपन पॉलिसी या ओपन डिप्लोमेसी। लेकिन पहले सीक्रेट डिप्लोमेसी हुआ करती थी और 2 देश आपस में चुपके से समझौता कर लिया करते थे, जिसका परिणाम ये हुआ करता था कि बाद में जब कोई परिणाम आता था तो 2 देश आपस में मुकर भी जाते थे, तो इससे दोनों देशों को हानि हुआ करती थी। तो मतलब यहीं से अब ओपन डिप्लोमेसी की शुरुआत होती है। तो हम लोग वर्ल्ड वार फर्स्ट में थे, यहाँ जब बंदरबाट शुरू हुई तो इटली को कुछ नहीं मिल पाता है, जिससे कि जो इटली है उसकी हालत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो एक महान योद्धा आता है, तथाकथित महान योद्धा मुसोलिनी, और वो लोगों को बताता है, वो लोगों को रोमन साम्राज्य के सपने दिखाता है कि हम रोमन साम्राज्य की तरह वैभवशाली और शक्तिशाली बन जाएंगे। और 1923 में मुसोलिनी इटली पर कब्जा कर लेता। बेसिकली उसके पहले मुसोलिनी के पहले तक संसदीय शासन व्यवस्था थी इटली में, लेकिन मुसोलिनी 1923 में कब्जा कर लेता है। और ग्राम्शी जब वो कब्जा करता है तो ग्राम्शी बेसिकली कोमिंटांग में रसिया में गया हुआ था, लेकिन कब तक भागता कोई व्यक्ति अपने देश से। तो जब वो जैसे ही वो लौट कर आता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि वो जेल से फिर छूटता भी है, लेकिन फिर उसे ये कहकर दोबारा जेल में डाल दिया जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक मस्तिष्क है और अगर इसको बाहर रखा गया तो इटली में भी वो दिन दूर नहीं है जब साम्यवादी क्रांति हो जाएगी, जैसा कि यूएसएसआर में या कि रसिया में हुई थी। इसलिए इसको फिर से जेल में बंद किया गया। ग्राम्शी ये मानवतावादी था। मानवतावादी वही होता है जो मानव को हर चीज के सेंटर में रखता है। तो उदारवादी जो विचारधारा है और इवन साम्यवादी जो विचारधारा है, वो भी मानवतावाद को इम्पोर्टेंस देती है। चलिए ग्राम्शी को थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ग्राम्शी का जन्म 22 जनवरी 1891 को इटली के सार्डिनिया प्रांत के अलेस गांव में हुआ था। उनका पिता एक राजस्व अधिकारी थे। 1900 में उनके पिता को उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा भ्रष्टाचार के झूठे मामले में जेल भिजवा दिया गया। इसके बाद ग्राम्शी के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। ग्राम्शी की मां ने बड़े कठिन हालतों में उसका
पालन पोषण किया। उसने ग्रामसी को इस गाँव के स्कूल में भेजना शुरू किया। जब ग्रामसी के पिता जेल से छूट कर आए, उसके पिता की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आया और ग्रामसी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करके 1908 में कग्लियारी के उच्च विद्यालय में दाखिला ले लिया। ग्रामसी पर उसके बड़े भाई जेनारो का काफ़ी प्रभाव था। बड़े भाई का प्रभाव था। जेनारो एक समाजवादी लड़ाका था और उसने ग्रामसी को भी राजनीतिक शिक्षा दी थी। इस दौरान उसने इटली के साम्राज्यवाद के अधीन दुर्दशा को काफ़ी करीब से देखा और समझा था। यहीं से उसके मन में सामाजिक परिवर्तन की लालसा ने जन्म लिया, लेकिन इस समय ग्रामसी के लिए यह उचित नहीं था कि वह समाजवादी विरोधी गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ग्रामसी ने 1911 में तुरिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ पर रहकर ग्रामसी की समाजवादी विचारधारा में गहरी रुचि आ गई और वह क्रोचे की इस विचारधारा से परिचित हुआ कि मनुष्य को धर्म के बिना भी जीना चाहिए, मनुष्य को जन्म के बिना भी जीना चाहिए। क्रोचे की इस विचारधारा से वो प्रभावित हुआ। फिर 1913 में ग्रामसी ने इटालियन समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और सोशलिस्ट यूथ ग्रुप के सदस्य के रूप में राजनीतिक विवादों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने लगा। उसने अवंती पत्रिका में अपने कई लेख भी प्रकाशित कराए और ग्रीदो डेल पोपुलो नामक पत्रिका का संपादन भी प्रारंभ कर दिया। 1915 से 1917 तक उसने मार्क्स की रचनाओं का अध्ययन किया और रूसी क्रांति से प्रेरणा भी ग्रहण की। 1917 में उसे तुरिन सोशलिस्ट पार्टी का नेता चुन लिया गया और उसकी राजनीति में सक्रिय भूमिका आरंभ हो गई। इसके बाद उसने इटली में समाजवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए श्रमिकों में क्रांतिकारी चेतना का सूत्रपात किया। उसने बताया कि मजदूरों के कष्टों का कारण पूंजीवाद ही है। उसने भी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करने की बात का समर्थन किया। तो ग्रामसी न केवल मार्क्स का समर्थन करता है बहुत सारे मुद्दों पर कि जैसे कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होनी चाहिए और पूंजीवाद ही कारण है मजदूरों के कष्टों का, लेकिन वो बहुत जगह उसको मॉडिफाई भी करता है। तो मार्क्स कहता है कि मैटर ही इम्पोर्टेंट है, यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही सभी स्ट्रक्चर्स का आधार है। लेकिन इसको चेंज करता है कौन? ग्रामसी चेंज करता है और कहता है कि आइडिया भी इम्पोर्टेंट होता है। जो सुपर स्ट्रक्चर है यानी राज्य, सरकार, धर्म, विश्वास, मूल्य, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इनको आप इनके भी हेल ना कर सकते हैं। आगे चल के हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब इटली में चारों तरफ अराजकता का वातावरण था, तो उसने इटली में मजदूर परिषदों के निर्माण पर जोर दिया ताकि देश को आर्थिक अराजकता एवं साम्राज्यवाद से मुक्त कराया जा सके। इसके लिए उसने 1921 में पार्टी संगठन पर अधिक जोर देना शुरू कर दिया और वह कोमिंटांग से जुड़ गया। लेकिन 1923 में मुसोलिनी ने साम्यवादियों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इस दौरान ग्रामसी रूस में ही रहा और उसके बाद ऑस्ट्रिया चला गया और इटालियन साम्यवादी पार्टी का नेतृत्व प्रदान करने लगा। साम्यवादियों पर किए गए मुसोलिनी के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए उसने मजदूर वर्ग को नए सिरे से संगठित करने का प्रयास फिर से शुरू किए और 1926 में मजदूरों और किसानों की क्रांतिकारी परिषदों के निर्माण का बिगुल बजाया। ग्रामसी की क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उसे 1926 में जेल में डाल दिया गया, लेकिन आरोप साबित न होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया। 1927 में उस पर नए सिरे से आरोप लगाकर उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया। जेल में उसे कठोर शारीरिक यातनाएं दी गईं। और एक बात और बताना भूल गया कि जो ग्रामसी था ये बचपन से ही कुबड़ा था, तो इसके जो मतलब पीठ वगैरह में हमेशा दर्द रहा करता था। सोचिए कितना कष्टकारी जीवन इसने जिया, जेल में भी रहा और वहाँ भी वो अपनी रचनाएं लिखता रहा। जिससे जो करना होता है, परिस्थितियाँ उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये हम ग्रामसी से सीख सकते हैं। जेल में रहकर ही उसने राजनीतिक विचारों का पोषण किया। उसके अधिकतर विचार प्रिजन नोट्स के रूप में इसी दौरान प्रतिपादित हुए। तो प्रिजन नोट्स ये महत्वपूर्ण है। और एक और जो हम लोग पढ़ेंगे, प्रिजन डायरी ये किसकी पुस्तक है, इसको कमेंट करके बताइएगा आप। तो ये जो डायरी है ये प्रिजन नोट से ही प्रभावित है और कुछ ऐसी परिस्थितियों में ही लिखी गई थी। प्रिजन डायरी किसकी पुस्तक है बताइएगा जरूर कमेंट करके। यहाँ पर लगातार गिरते स्वास्थ्य के कारण ग्रामसी की 27 अप्रैल 1937 को दिमाग की ग्रंथि फट जाने के कारण मृत्यु हो गई। एक व्यवहारिक मार्क्सवादी एवं लोकतांत्रिक केंद्रवाद की विचारधारा के प्रबल समर्थक ग्रामसी प्रभात के तारे की तरह अल्पायु में ही अपनी पहचान राजनीतिक चिंतन के क्षितिज पे
कायम कर गया। सोचिए इतनी कम उम्र में ग्रामसी को आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एंटोनियो ग्रामसी इटली के रहने वाले थे। ये महान मार्क्सवादी विचारक थे, इटली कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तथा इटालियन संसद के सदस्य थे। वे नव मार्क्सवादी, भाषा विज्ञानी और मानवतावादी। तो वो नव मार्क्सवादी भी था। नव मार्क्सवादी कौन होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था। तो जो लोग आइडिया, जो लोग मैटर, जो मार्क्स का मैटर, मार्क्स कहते हैं ना कि मैटर महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ जो आइडिया को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ये बेसिकली हेगेलियन मार्क्सवादी कहलाते हैं। जो लोग मैटर प्लस, क्योंकि हेगल आइडिया को महत्वपूर्ण मानता था और मार्क्स मैटर को महत्वपूर्ण मानता था। तो ये हेगेलियन मार्क्सवादी है, जो मैटर और आइडिया दोनों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो नव मार्क्सवादी मार्क्स की विचारधारा से तो साम्यता रखते हैं कि आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनका मानना था कि आर्थिक तत्व के साथ साथ जो वैचारिक तत्व होते हैं, मूल्य हो गए, हमारे मूल्य हो गए, फिर धर्म हो गए, जो सुपर स्ट्रक्चर के हिस्सा हैं, मूल्य, विश्वास, और ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यही है नव मार्क्सवादी। और नव मार्क्सवादी जो मार्क्स है, उसकी पेरिस पांडुलिपि जो पुस्तक है, जहां पर अलगाव का सिद्धांत आता है, उससे प्रभावित है, पेरिस पांडुलिपियों से। और इसमें एक नव मार्क्सवाद में दो महत्वपूर्ण स्कूलें हैं। एक तो फ्रैंकफर्ट स्कूल और बुडापेस्ट स्कूल। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल और बुडापेस्ट स्कूल। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं, उनका नाम है जॉर्ज लुकाच। और ये उन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। यहीं पर इन्होंने अलगाव का सिद्धांत पहले दे दिया था। हमने देखा था कि जो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट थी, ये 1935 में लिख तो दी गई थी, लेकिन जो इसका पूरी तरह से हमारे सामने कब आई थी, 1932 में। लेकिन जहां पर हम लोगों ने अलगाव के सिद्धांत के बारे में देखा था कि मार्क्स ने अलगाव का सिद्धांत दिया, लेकिन इसके पहले ही अलगाव का सिद्धांत जॉर्ज लुकास दे चुके थे अपनी हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस पुस्तक में। तो यही है, महत्वपूर्ण है, फ्रैंकफर्ट स्कूल से इनका संबंध था। और जो जॉर्ज लुकास है, ये हंगरी का रहने वाला था। तो जब यूएसआर ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया, चूंकि हंगरी भी उस समय जब विश्व दो खड़ों में बटा हुआ था, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट, तो हंगरी भी साम्यवादी ग्रुप में शामिल था। लेकिन जब से यूएसआर ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया, यानी कि साम्यवादी जो हंगरी था और एक साम्यवादी देश अपने साम्यवादी देश पर ही जब आक्रमण कर देता है, तो ये जो न्यो मार्क्सिस्ट थे, जॉर्ज लुकास जैसे जो थिंकर्स थे, ये लोग बहुत यूएसआर से नाराज हुए थे कि यूएसआर ने कैसे हंगरी पर आक्रमण कर दिया। तो इन्होंने फिर एक नया घड़ा बनाया, बुडापेस्ट स्कूल। तो यही है बेसिकली, जो न्यो मार्क्सिस्ट है उनकी बहुत सारी विचारधारा, मतलब बहुत सारे स्कूल हैं। हमने देखा भी था पिछले लेक्चर को, अगर आप रिवाइज करेंगे मार्क्स का सबसे लास्ट वाला वीडियो, तो उसमें हम लोगों ने पूरा मार्क्स के जो न्यो मार्क्सिज्म कैसे उत्पन्न हो और कैसे इसकी बहुत सारी धाराएं हैं, कौन से थिंकर हैं महत्वपूर्ण, उनको हमने देखा था। तो उसको आप रेफर कर सकते हैं अगर यहाँ पर चीजें समझ में नहीं आई हैं आपको तो। फिर 1926 में मुसोलिनी की फासिस्ट सरकार ने इन्हें बंदी बना लिया। स्वयं मुसोलिनी और सरकारी वकील की दलील थी कि हमें इस प्रकार के मस्तिष्क को आगामी 20 वर्षों तक के लिए काम करने से रोकना होगा। परिणाम स्वरूप ग्रामसी को 20 वर्ष की सजा हुई। खराब स्वास्थ्य एवं बीमारियों की वजह से 1937 में कारावास जैसी परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। ग्रामसी कार्ल मार्क्स के साम्यवाद, हेगल की चेतना, इटली के विद्वान बेर्टो क्रोशो की नागरिक समाज की अवधारणा से प्रभावित था। तो ग्रामसी पर जो प्रभाव था उसको देख लेते हैं। तो ग्रामसी पर प्रभाव सबसे पहले तो हेगल का ही था, तो हेगल से इन्होंने अलगाव के सिद्धांत को समझा था। फिर चेतना कैसे डेवलप होती है और क्या क्या स्टेज होते हैं, उसको वो ग्रहण करता है हेगल से। फिर हेगल से वो आइडिया यानी विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं। विचार भी मूविंग फोर्स, हिस्ट्री जो मूविंग फोर्स होती है हिस्ट्री की, उसमें विचार भी अपनी भूमिका निभाते हैं मैटर के साथ साथ। तो मैटर तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ साथ विचार भी है, यानी सुपर स्ट्रक्चर भी संरचनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। ग्रामसी का ऐसा मानना था। फिर जो क्रोचे थे से इन्होंने नागरिक समाज का कॉन्सेप्ट लिया, सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लिया। प्लस जो बुद्धिजीवियों का योगदान है क्रांतियों में, उसके बारे में भी ये यहीं से देखता है।
ग्राम्सी हमने देखा था कि इटली का जो एक महान विचारक मैकियावेली, उसने द प्रिंस पुस्तक लिखी थी। मैकियावेली द प्रिंस पुस्तक लिखी थी। उसके जो नया वर्जन था द मॉडर्न प्रिंस, तो इससे भी प्रभावित था ग्राम्सी। मॉडर्न प्रिंस, तो मॉडर्न प्रिंस कोई एक व्यक्ति नहीं होगा बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी होगी। ये भी हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ चुका है। और जो 1918 में इटली के सुधार हुए थे, तो ये जो मॉडर्न प्रिंस है ये इटली को सुधारेगा, इनका मानना था। तो ग्राम्सी भी बेसिकली नव मार्क्सवादी ही था। नव मार्क्सवादी ही था। ग्राम्सी ने अपनी संकल्पनाओं की अधिकांश शब्दावली मैकियावेली व क्रोचे से ली है। ग्राम्सी हेगेलियन मार्क्सवाद का अग्रणी विद्वान है। ग्राम्सी ने मार्क्सवाद को हेगेलियन तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो वही बात है, हेगेलियन तरीके से समझाने का प्रयास किया है, इसका मतलब है कि मैटर के साथ साथ जो सीधे-सीधे जो मार्क्स बोल देता है कि मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री मैटर है ना, फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट देता है कि हर चीज के पीछे वो मैटर यानी आर्थिक तत्वों को मार्क्स लाके खड़ा कर देता है। कोई भी कारण पूछेंगे, मजदूरों की गरीबी का, बदहाली का, महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है, उसके सब के पीछे वो आर्थिक स्थिति को लाके खड़ा कर देता है। लेकिन जो ग्राम्सी है वो कहता है ठीक है, मैटर तो है इम्पोर्टेंट। हमने देखा था कि वो इम्पोर्टेंट मानता है कि सर्वहारा की क्रांति जरूरी है, सर्वहारा वर्ग की और पूंजीपतियों के कारण ही हमारी जो बदहाली हुई, ये सब तो ठीक है, मैटर तो ठीक है। इनके साथ साथ आइडिया भी महत्वपूर्ण है, यानी कि संरचनाएं भी महत्वपूर्ण है। चलिए अब ग्राम्सी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। पहली है द प्रेजेंट नोटबुक, 1971 में आती है। मतलब लिख तो बहुत पहले दी गई थी, लेकिन 1971 में पब्लिश होती है। ये नोट्स ग्राम्सी ने 1926 से 1937 के बीच जेल में लिखे थे, जो 1971 में प्रकाशित हुई। मॉडर्न प्रिंस यह अधूरी रह गई थी। मैकियावेली के द प्रिंस से ये प्रभावित। द रिवोल्यूशन अगेंस्ट दास कैपिटल, ये 1917 में आती है। दास कैपिटल के विरुद्ध क्रांति, यह पुस्तक नहीं लेख है जो उन्होंने रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय लिखा था। इसमें मार्क्स की ऐतिहासिक एवं भौतिकतावादी जो अवधारणाएं हैं उसकी आलोचना की गई थी। फिर अ ग्रेट एंड द टेरिबल वर्ड कोलन द प्री प्रेजेंट लेटर्स, ये 1908 से 1926 के बीच में लिखे गए थे। फिर 1914 में ग्राम्सी ने ग्रादो डेल पोपोलो नामक पत्रिका का संपादन किया था। जो ग्राम्सी उसके जो मुख्य विचार हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, वो पहले है सांस्कृतिक प्रभुत्व यानी कल्चरल हेजेमनी। हेजेमनी कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नागरिक समाज और राजनीतिक समाज, इसमें क्या अंतर है, उसको पढ़ेंगे। आधुनिक राजकुमार यानी मॉडर्न प्रिंस, तो मॉडर्न प्रिंस कौन होगा, हमने देखा था कि मॉडर्न प्रिंस कौन होगा, कम्युनिस्ट पार्टी होगी जो कि क्रांति लाने का काम करेगी। स्थितियों का युद्ध और दांव पेच गतिशील का युद्ध यानी वार ऑफ पोजीशन एंड वार ऑफ मैन्यूवर, ये तो युद्ध हैं, उनको देखेंगे। फिर पारंपरिक बुद्धिजीवी यानी कि जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स हैं, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स वर्सेस ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। फिर बुद्धि का निराशावाद, इच्छा शक्ति का आशावाद, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे।